नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। देश और दुनिया में विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी ताज़ा हलचलों के साथ मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की सालाना बैठक की और आईआईटी दिल्ली के छात्रों द्वारा विकसित किए गए नोज फिल्टर की। इसके अलावा चर्चा का विषय होगा वायु प्रदूषण के प्रभाव और उससे बचाव के उपायों पर। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। आईसर भोपाल में आयोजित हुए इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की सालाना बैठक। इंडिया यूके टेक समिट में विज्ञान से जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन, दुनिया भर के लोगों ने लिया हिस्सा। CLRI चेन्नई ने विकसित की वाटरलेस लेदर प्रोसेसिंग तकनीक, वातावरण और मनुष्य के लिए सुरक्षित। आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने विकसित किया किफायती नोज फिल्टर, प्रदूषण से बचाव में मददगार। और खोज खबर में चर्चा करेंगे वायु प्रदूषण के प्रभावों और इससे बचाव के उपायों पर। और अब खबरें विस्तार से। विज्ञान के क्षेत्र में पूरे साल किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु सालाना बैठक का आयोजन करती है। इसी कड़ी में इस बार आईसर भोपाल में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की 82वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े जाने माने वैज्ञानिकों के अलावा शोधकर्ताओं और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर फिलहाल चल रहे शोध कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पेश है ये रिपोर्ट। द इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु एक ऐसा संस्थान जहां देश भर से आए शोधकर्ता विज्ञान के विभिन्न अंगों को निखारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। साल में एक बार ये संस्थान ये आकलन करने की कोशिश करता है कि विज्ञान प्रसार की दिशा में कितनी प्रगति हुई है। इस समीक्षा सम्मेलन में क्षेत्र से जुड़ी देश भर की जानी मानी हस्तियां शामिल होती हैं और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शोध के लिए भविष्य की योजनाएं तैयार करती हैं। इसी सिलसिले में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की 82वीं सालाना बैठक 4 से 6 नवंबर 2016 तक आईसर भोपाल में संपन्न हुई। 2.5 दिनों के सम्मेलन में देश भर के शोधकर्ताओं और आमंत्रित शिक्षकों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के उद्घाटन में नए शोधकर्ताओं और शिक्षा से जुड़े लोगों ने विभिन्न वैज्ञानिक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। सम्मेलन की शुरुआत में प्रोफेसर राम रामास्वामी ने काइमेराज की उपयोगिता और खासकर इसकी जैविक व्यवस्था पर प्रकाश डाला। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के 82वें सालाना सम्मेलन में रसायन शास्त्री प्रोफेसर CNR राव ने हाउ इंडिया कैन बी अ वर्ल्ड लीडर इन साइंस विषय पर एक जन भाषण भी दिया। इस भाषण को सुनने के लिए विशाल संख्या में वैसे छात्र पहुंचे जो विज्ञान के जरिए समाज को लाभ पहुंचाने की तमन्ना रखते हैं। I think those who are intelligent, smart, who want to do new things, who want to do research, development, who want to do innovate, who want to think of new ideas, I think they should take up science. If not science, I think at least do something similar where there is innovation involved. If they want to do that, India is not a bad place. I have done everything in India. Whatever I am worth, I have done from India. सम्मेलन के शुरू में भोपाल के 100 स्कूली छात्रों ने विज्ञान प्रसार कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिन्हें नामी गिरामी वैज्ञानिकों ने हिंदी में संबोधित किया। इस कार्यक्रम को एकलव्य ट्रस्ट ने आयोजित किया था। इसके बाद देश भर से आए विज्ञान के शिक्षकों ने विज्ञान शिक्षा पैनल के साथ इस विषय पर परिचर्चा की कि देश में विज्ञान की शिक्षा को कैसे लोकप्रिय बनाया जाए। कहना गलत नहीं होगा कि ये सम्मेलन एक ऐसा मंच साबित हुआ है जहां विज्ञान प्रसार से जुड़े विभिन्न सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की गई है। ये दिनों दिन विकसित हो रही तकनीक का ही कमाल है जो आज दुनिया रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में भारत और यूके के बीच विज्ञान एवं तकनीक की साझेदारी को और भी मजबूत करने के लिए इंडिया यूके टेक समिट का आयोजन किया गया।
7 से 9 नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन और उन पर चर्चा की गई। वहीं इस सम्मेलन में दोनों देशों के इनोवेटर्स, उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। दुनिया भर की समस्याओं का समाधान करने में विज्ञान और तकनीकी हमेशा तत्पर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम नए सिरे से हाथ मिलाने को तैयार हैं। जी हाँ, करीब साल भर गहराई से चिंतन किया गया, योजना बनी और फिर नई दिल्ली में टेक समिट 2016 का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, नौकरशाहों, सलाहकारों, शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारियों और वैज्ञानिकों की भरमार थी। इंडिया यूके टेक समिट में यूनाइटेड किंगडम में कार्यरत विभिन्न क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियां और भारत की ओर से भी इतनी ही संख्या में सरकारी और निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। यूके के लिए 7 से 9 नवंबर 2016 तक चला 3 दिनों का सम्मेलन ब्रेक्जिट वोट और यूरोपीय संघ से ग्रेट ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद देश के बाहर पहला व्यापारिक मिशन था। I think the Tech Summit is a tremendous opportunity to bring different disciplines together. Many of the challenges require a multidisciplinary approach to research. And by bringing people together from academic institutions, funding bodies, industry, innovation bodies, it's a tremendous opportunity to make new connections and achieve better results for the future. विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच रिश्ते मजबूत करने की दिशा में ये सम्मेलन बेहद अहम माना जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया: तकनीकी, उच्च शिक्षा, शोध और उद्योग, बौद्धिक संपदा और डिजाइन। सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थेरेसा मे भी शामिल हुए। उम्मीद है कि इस सम्मेलन के जरिए भविष्य की तकनीकियों में निवेश से बेहतर फायदे उठाए जा सकेंगे। विशेषज्ञों को भी उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद के लिए नए आयाम की बुनियाद रख सकेंगे। चमड़ा प्रसंस्करण यानी कि लेदर प्रोसेसिंग, जिसके लिए आज भी पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में न सिर्फ पानी बल्कि क्रोमियम की बड़ी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इस प्रक्रिया में निकला अवशेष वातावरण के साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इसी कड़ी में नई तकनीक इजाद करते हुए सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक पानी रहित लेदर प्रोसेसिंग तकनीक विकसित की है, जिसके द्वारा प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही लेदर प्रोसेसिंग की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। चमड़े का प्रसंस्करण शायद इंसानों के विकसित किए दुनिया की सबसे पुरानी तकनीकियों में से एक है। निश्चित रूप से चमड़े का प्रसंस्करण आर्थिक स्थिति मजबूत करने का बेहतरीन जरिया है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि मौजूदा तकनीकी पर्यावरण के लिए भारी खतरा है। खासकर इस तकनीकी से भूमिगत जल स्तरों में फैलती गंदगी गंभीर रूप लेती जा रही है। मौजूदा तकनीकी में न सिर्फ भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है, बल्कि चमड़े के प्रसंस्करण में क्रोमियम का भी इस्तेमाल होता है, जो दूसरी गंदगियों के साथ पानी में मिलकर उसे प्रदूषित बनाता है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 20,000 टन क्रोमियम पानी में मिलता है, जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इंसानों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। लेकिन अब CSIR के चेन्नई स्थित सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित एक तकनीकी चमड़ा प्रसंस्करण के लिए पर्यावरण के माकूल हो सकती है। जी हां, CLRI ने एक ऐसी तकनीकी विकसित की है जिसमें चमड़े के प्रसंस्करण के लिए पानी की जरूरत नहीं। ये तकनीकी क्रोमियम से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में अपने आप में पहला कदम है।
We have come out with a technology where straight from the neutralized condition, we only do a slight modification, and then we don't use acid and salt. So that means one process itself we are eliminating. About 1 hour is saved in that. No salt, no acid. So directly we use chrome tanning, no water. So that means a dry tanning, and again 20% of less chromium than the conventional process. CSIR के बिना पानी वाली प्रसंस्करण तकनीकी के कई फायदे हैं। ये तकनीकी प्रसंस्करण से पहले और बाद की प्रक्रियाओं को पूरी तरह खत्म कर देती है। प्रसंस्करण में पानी के इस्तेमाल पर विराम लगा देती है। इस प्रक्रिया में पानी में घुलने वाले अवयवों में 20% की कमी आती है और क्रोमियम का इस्तेमाल भी 15 से 20% कम हो जाता है, जिससे क्रोमियम की भी बचत होती है। वहीं दूसरी ओर इससे नदियों में बढ़ते प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। देश भर में चमड़ा प्रसंस्करण में जुटे संस्थानों ने इस तकनीकी का स्वागत किया है और अब वैश्विक स्तर पर इस तकनीकी के प्रसार की योजना है। अब तक यूथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, वियतनाम और ब्राजील ने इस तकनीकी में अपनी दिलचस्पी दिखलाई है। सामान्य जीवन में हम वायु प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी घरों में वायु को शुद्ध करने के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब एक ऐसा नोज फिल्टर विकसित कर लिया गया है जो न सिर्फ काफी छोटा है बल्कि काफी सस्ता भी है। इस फिल्टर को विकसित किया है IIT दिल्ली के छात्रों ने और ये जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा। हाल में पूरे देश में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ था। राजधानी दिल्ली में तो प्रदूषण स्तर आकाश छू रहा था। उन दिनों दुकानों में मास्क और एयर प्यूरिफायर खरीदने वालों की कतार लगी हुई थी। लेकिन सवाल है, बाजार में उपलब्ध मास्क कितने कारगर हैं? क्या वो 2.5 PM संघनन वाले पदार्थों को रोकने में सक्षम हैं? इन सवालों का जवाब ना तो मास्क बेचने वालों के पास था और ना ही खरीदने वालों के पास। हालांकि अब धीरे धीरे वायु प्रदूषण कम हो रहा है। लेकिन इस बीच IIT दिल्ली के 3 छात्रों ने प्रदूषण रोकने के लिए एक नायाब मास्क तैयार किया है। ये 3 छात्र हैं प्रतीक शर्मा, जतिन केवलानी और तुषार व्यास, जिन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले नैनो फाइबर्स का इस्तेमाल कर नोजियर नेजल फिल्टर विकसित किया है। We have developed this nasal filter. You can see it. I'm wearing it on my nose, which helps you fight against the air pollution that precisely Delhi is facing right now. So we have developed this technology up to an extent that we can cater 94% of the PM 2.5 particles with this thing. And we have used nanofiber technology, which is our patentable technology. It's a very low cost material. It's a low cost product, and workability is 8 hours, if not more. It's very cheap, and so this is the main basis of the entire product, that we have to develop cheap products for the. So our vision is also to develop cheap products for healthcare sector so that we can cater to the entire population of India. That's our vision. So currently we are into developing these nasal filters that use nanotechnology. Nanotechnology has been in market for about from this 2 to 3 years. It's a relatively new technology, but our professor being a PhD from a foreign college, so we have expertise in that, and hence we have developed this product. So yeah. इनका कहना है कि बिना बुनाई के स्पंज से बने हुए और मिश्रित फाइबर के बने मास्क से सांस लेने में तकलीफ होती है और ये प्रदूषण के छोटे कणों को भी रोकने में असफल होते हैं, जबकि मल्टी माइक्रोन के नैनो फाइबर से बने नए विकसित मास्क में ये समस्याएं नहीं हैं। इनमें छिद्रों की संख्या अधिक होती है, जिससे वायु प्रतिरोध कम होता है और सांस लेने के लिए कम दबाव देना पड़ता है। सामान्य फिल्टर की तुलना में नोजियर फिल्टर इस्तेमालकर्ताओं के नाक से खुद चिपक जाता है और दूषित कणों को रोकता है, जिनमें 2.5 PM संघनन वाले पदार्थ शामिल है। इस मास्क का इस्तेमाल गर्म और ठंडी दोनों स्थितियों में 24 घंटे तक हो सकता है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक फिल्टर मास्क की कीमत महज 4 रुपए के करीब है और उम्मीद है
कि ये नायाब फिल्टर मास्क जनवरी 2017 से बाजार में आ जाएगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। Discovery of India was really, truly a book that I was I really became very fond of. हिंदुस्तान का एक ऐसा लेखा जोखा है जो उस पूरी विरासत से आधुनिक हिंदुस्तानी के संवाद को दर्ज करने की कोशिश करता है। He was one of those leaders who felt that, it's all right, today we are fighting for independence. But it's not just a question of fighting for independence, but it's also for fighting for independent thought. जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर प्रख्यात फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल से खास बातचीत। देखिए किताब सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों पर नजर डालते हैं। आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। बारहवीं कक्षा या 17 वर्ष तक के छात्रों में नए तकनीकी विचारों और शोधों को प्रोत्साहन करने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट पुरस्कारों का ऐलान किया है। 2016 के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट पुरस्कारों के विजेताओं को माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने पुरस्कार वितरित किए। इस साल देश भर के कुल 31 छात्रों को उनके नए तकनीकी विचारों के आधार पर पुरस्कार वितरित किए गए। नई दिल्ली में 6 नवंबर को पहली एग्रो बायोडायवर्सिटी कांग्रेस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एग्रो बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में शोध पर जोर दिया और सभी देशों से खाद्य सुरक्षा, आहार और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। 4 दिनों तक चले सम्मेलन में जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया गया। सम्मेलन में 60 देशों के करीब 900 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का आयोजन द इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल ने किया था। हाल ही में वायु प्रदूषण के भयानक रूप से हम सभी को दो चार होना पड़ा। स्मॉग का वातावरण के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर देखने को मिला। स्कूल बंद कर दिए गए और लोगों को घर से बाहर ना निकलने के निर्देश दिए गए। बहरहाल धुंध तो छट गई और वातावरण भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि क्या भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी? क्या वायु प्रदूषण से हमारा कल सुरक्षित रहेगा? क्या करना होगा कि दोबारा ऐसे भयानक स्थिति पैदा ना हो? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे एक खास मेहमान के साथ, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हाल ही में वायु प्रदूषण ने अपना विकराल रूप लेते राजधानी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीर ये रही कि दिल्ली समेत कई राज्यों में एक हफ्ते से भी ज्यादा तक स्मॉग यानी धुंध छाई रही। गौर करें तो बढ़े हुए वायु प्रदूषण की ये स्थिति पहली बार नहीं है, लेकिन प्रदूषण के जानलेवा स्तर तक पहुंचने के कई कारण हैं। इनमें से एक मौसम में आया परिवर्तन भी है, जैसे हवा की गति का धीमा पड़ना और साथ ही तापमान में गिरावट हवा धुंध को छांटने में मदद करती है, जिसके साथ इसमें मौजूद प्रदूषक तत्व भी छट जाते हैं। लेकिन हवा के ना बहने और वातावरण में बढ़ी आर्द्रता के कारण फॉग स्मॉग के हानिकारक रूप में बदल जाता है।
सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, लेकिन वाहनों और कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसी भयानक स्थिति को जन्म देती है। जबकि पटाखों के अलावा भी फसल की कटाई के बाद इसके बचे अवशेषों को जलाने से भी प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होती है। देखा जाए तो ऐसे कई कारण हैं जो इस भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन ऐसे हालात में सवाल ये उठता है कि इस स्थिति से निपटा कैसे जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं पैदा होगी। तो दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेरी में फेलो सुमित शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शर्मा जी, इस साल राजधानी में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर से कई गुना अधिक हो गया, तो कौन कौन से कारण है कि ऐसी स्थिति जो पैदा हुई है? देखिए, जो दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है वो सिर्फ इस हफ्ते ही नहीं, पूरे साल लगभग बहुत ही सिवियर एयर पोल्यूशन कैटेगरी में आता है। अगर आप एनुअल एवरेज लेवल्स देखें, वो लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा हैं हमारे नेशनल प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड के, और लगभग 10 गुना ज़्यादा हैं WHO प्रिस्क्राइब्ड हेल्थ गाइडलाइन के। तो इसका मतलब ईयर राउंड आप जो एयर क्वालिटी ब्रीथ कर रहे हैं वो सूटेबल नहीं है, और विंटर्स में ये और ख़राब हो जाती है। और जो लास्ट हफ्ते हमने देखा कि लेवल्स इतने ज़्यादा हो गए, उसके जो नॉर्मल सोर्सेज हैं, जो आपके व्हीकल्स हैं, जो आपके बायोमास बर्निंग है आसपास के स्टेट्स में, उसके अलावा जो फैक्टर्स थे वो 3 फैक्टर्स थे। पहला था एग्रीकल्चरल बर्निंग जो नेबरिंग स्टेट्स में हुई, उसका कंट्रीब्यूशन आया। दूसरा, जो क्रैकर्स दिवाली के दौरान बर्न हुए, उसका कंट्रीब्यूशन दिल्ली की एयर क्वालिटी में आया। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था लास्ट वीक में, वो था मेट्रोलॉजिकल एडवर्सिटी। जो आपकी विंड स्पीड थी वो बहुत कम हो गई थी, जो वर्टिकल बाउंड्री लेयर होती है वो काफ़ी नीचे आ गई थी, और उससे जो पोल्यूशन था वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहा था, और उससे जो कॉन्सेंट्रेशंस पोल्यूशन की आपको देखने को मिली वो बहुत ही हाई हो गई थी, और एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हमें दिल्ली में देखने को मिली। बिल्कुल, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन देखने को मिली, और दिल्ली सरकार ने आपात कदम उठाते हुए कंस्ट्रक्शन समेत कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। 3 दिनों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया, और सरकार कृत्रिम बारिश कराने तक पर विचार कर रही है। तो क्या क्या और कदम उठाने चाहिए इस खतरनाक प्रदूषण को रोकने के लिए? देखिए, ये सब इमरजेंसी रिस्पांस मेजर्स हैं, इनको तो लगाना ही पड़ेगा जब जब इमरजेंसी की सिचुएशन बनेगी। बट इसके अलावा एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाने की ज़रूरत है, जो कि ना सिर्फ दिल्ली में बट पूरे रीजन में लागू हो, और जिसमें मल्टी सेक्टोरल स्ट्रैटेजीज प्रिस्क्राइब की जाएं पोल्यूशन को सभी सोर्सेज से रोकने के लिए। जैसे व्हीकल्स के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको जो BS6 स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं उनको बहुत ही टाइमली मैनर में इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस PUC चेक्स के सिस्टम है उसको और स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, ताकि कम से कम एमिशंस गाड़ियों से निकलें। उसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चरल बर्निंग की एक समस्या जो हर साल बनी हुई है, उसके देखने के लिए हमारा ये मानना है कि ये जो रेसिड्यू है एक्चुअली इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब टाइम आ गया है कि सरकारों को सोचना चाहिए कि इस रेसिड्यू को हम फार्मर्स से खरीदें और उसको ऐसी टेक्नोलॉजीज में डालें ताकि इससे एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, और इसका एक अच्छा पेबैक है, और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की हमें ज़रूरत है इस तरीके के एग्रीकल्चर बर्निंग पर रोक लगाने के लिए। जी, तो ये तो रही सरकार की बात। अगर आम नागरिक की बात करें तो उनकी तरफ से क्या किया जाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और साथ ही साथ क्या किया जाना चाहिए कि प्रदूषण के दुष्प्रभावों से हम बच सकें? देखिए, हम सबको ये सोचना चाहिए कि क्या हम एक एनर्जी यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम एक ट्रिप को अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम ऑनलाइन सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल मोबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं ताकि वो एनर्जी यूज़ हो ही ना। अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते उस एनर्जी यूज़ को, तो क्या हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इसमें भी गवर्नमेंट का एक मेजर जिम्मेदारी है कि एक सेफ और रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटीजन्स को दिया जाए। तो अगर हम अवॉइड कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ मूव कर सकते हैं जो कि सबसे इम्प्रूव्ड वन है, जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और सबसे ज़्यादा क्लीन है। बिल्कुल। और जहाँ तक दुष्प्रभावों से बचने की बात है, शर्मा जी, तो काफ़ी सारे लोग दिखे दिल्ली में मास्क लगाकर घूमते हुए, वो कितना कारगर है? देखिए, मास्क अपना काम करते हैं। अगर आप N95 N99 मास्क यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स उससे आपको कुछ बचाव ज़रूर होगा,
बट ये एक अडेप्टिव मेजर है। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा मिटिगेशन मेजर्स की तरफ। ये जो एमिशंस हैं हमें उनको कम करने की ज़रूरत है और मेट्रोलॉजी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि आज मेट्रोलॉजी ख़राब है तो इतने ज़्यादा लेवल्स हमें देखने को मिले। तो हमें एमिशंस कम करने होंगे, तो अगर मेट्रोलॉजी ख़राब भी होगी तब भी हमारी एयर पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगी। बिल्कुल, तो कुछ कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है। आम नागरिक भी इस तरह के कारगर कदम उठाएं और स्टेट गवर्नमेंट भी। और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और तमाम अथॉरिटी से कहा है कि वो प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत काम करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो ज्ञान विज्ञान के इस एपिसोड में आज इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपने विचार हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर इसी वक्त राज्यसभा टीवी पर। तब तक आप भी कुछ नया सोचिए, कुछ वैज्ञानिक नज़रिए से सोचिए। नमस्कार।